यस, मेरा आप सबको प्रणाम। और जैसा कि कल नीट 2023 कंडक्ट हुआ और इसका आंसर की हमने मतलब डिस्कशन हमने कल एट 6 o'clock पे हमने ये डिस्कस कर लिया था। आई थिंक ऐसा लगता है कि काफ़ी जल्दी हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इस आंसर की को हम प्रॉपरली हमने अपलोड नहीं किया था। और आज मैं जैसा कि इस एजुकेशनल सिस्टम्स के अंदर जो मैंने नोटिस किया है, मैं एज अ हेल्पिंग फैक्टर आप लोगों के लिए ये एक लेक्चर आपके लिए ले रहा हूँ। नंबर वन को तो पहली मेरा यहाँ पे जो कंसर्न है, पहली बात हम लोग ये जो हमारा कल एग्जाम नीट का हुआ, इसमें पेपर कोड E1 में मैंने केमिस्ट्री का जो आंसर की है वो मैंने ये एररलेस आंसर की यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इस आंसर की से आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं पेपर कोड E1 नीट केमिस्ट्री आंसर की, और ये मेरा एक एररलेस आंसर की मैंने आपके सामने रखा है। ठीक, अंशुमन सर इसको आप उस पे ले आइएगा पेपर पे, तब तक मैं इस बात करता हूँ। तो अच्छा, जितने भी स्टूडेंट हमारे टोटल अपीयर हुए कल, इसमें इन डिफरेंट कोचिंग ने अपनी अपनी आंसर की दी, और इस आंसर की को मिलाने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि जो नर्वस फील करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट है, अलग अलग लोगों के व्यूज आएंगे। जैसे मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगा कि एक जो मुझे पता नहीं, या तो मैं गलत हूं या बाकी लोग गलत हैं, या मैं सही हूं या वो लोग सही, लेकिन मैं अक्सर जब पेपर डिस्कशन में देखता हूं लोगों का, मैंने खुद पेपर का डिस्कस किया, तो अक्सर टीचर्स ये एक बात कहते हुए सुने जाते हैं कि ये तो बहुत आसान था, ये बहुत आसान था। भाई मैं ये कहना चाहता हूं, जब एज ए स्टूडेंट उस उम्र में आप उस पेपर हॉल में बैठते हैं और आपके सामने ये चैलेंज होता है 3 आवर में, यानी 180 मिनट 180 क्वेश्चन, एक तो तब सोचिए कि वो क्वेश्चन आसान है या उस बच्चे के लिए मुश्किल है। अगर मैं अपने आप को उस एज में ले जाके सोचूं, यार वो क्वेश्चन आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं उसको उतना आसान है। अरे एक आदमी 20 साल पढ़ाने के बाद एक ही सब्जेक्ट को कहता है ये बड़ा आसान है। मैं इस पेपर को एनालाइज कर लेता हूं और अपने 20 ईयर के इस एक्सपीरियंस में मैं फर्स्ट डे से स्टूडेंट को ये बोलता आता हूं कि भाई जो पेपर एग्जामिनेशन में बनता है, क्योंकि जो पेपर क्रिएटर होता है मैं उसको थोड़ा तो समझ ही गया हूं, वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो बहुत जेंटल पर्सन होते हैं, और वो पेपर की क्वालिटी में ये रखते हैं कि क्वेश्चन आपकी बुक से ही आएगा, बस क्वेश्चन की ब्यूटी होगी कि वो आपको थोड़ा तो शेक करेगा। अब यहां पर पिछले 2 साल से जो नीट के पेपर के अंदर जो ब्यूटी डाली इन लोगों ने इस केमिस्ट्री के पेपर में, वो पहली ब्यूटी ये डाली है कि एक तो इन्होंने रीजनल एसर्शन डाल दिया। पहले एम्स में हुआ करता था रीजन एसर्शन, हमारे जो AIPMT का एग्जाम होता था, या जो यूपी का अपना पर्सनल एग्जाम होता था CPMT, उनके अंदर ऐसा नहीं होता था। लेकिन चूंकि अब एक कलेक्टिव एग्जाम कर दिया है तो रीजनल एसर्शन एक बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चा फेस करता है। दूसरा, जब ये लिखा जाता है ना विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, यार उसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं मुझे कौन से इनकरेक्ट है। और तीसरी बात, यार बायोलॉजी में जियोलॉजी बॉटनी 2 पोर्शन, फिर फिजिक्स और फिर केमिस्ट्री। एक स्टूडेंट बेचारा वो 18 to 19 ईयर की एज में सारे सब्जेक्ट को लेकर बैठा, उस समय उस 3 आवर में सॉल्व करना है, और हम उसे कह रहे हैं अरे ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। दीज लैंग्वेजेस आर नॉट करेक्ट लैंग्वेजेस अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो इसलिए मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, आपको अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी है। वो कहते नहीं कि यार आसान था और मैं नहीं कर पाया, नहीं यार, आप अगर नहीं कर पाए किसी क्वेश्चन को, यार ये जेन्युइन सी बात है। जब हम उस एग्जाम प्रेशर में बैठते हैं तो कोई भी वो मिस्टेक कर सकता है। फिलहाल मैं आप लोगों से ये पहली रिक्वेस्ट ये चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे का पेपर मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं भी हुआ है, तो मेरी पहली आप लोगों से ये एक सजेशन है कि इसमें बहुत ज्यादा डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात तो हमें ये पता है कि हम जिंदगी में अगर आए, अगर हमारा जन्म हुआ एज ए ह्यूमन, तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ये करना है, नहीं यार, जिंदगी पहले नंबर पे और बाकी नंबर दूसरे नंबर पे चीजें आती हैं। तो खैर, मैं केमिस्ट्री के पेपर को आपके सामने एनालिसिस भी कर रहा हूं और इसके जो स्मार्ट क्वेश्चंस हैं उनको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। यस, तो ये हमारा पेपर कोड E1 का जो केमिस्ट्री सेक्शन है, मैं आपको इसको डिस्कस कर रहा हूं। और इसमें मैं आपको जो स्टूडेंट फ्रेशर थे,
थोड़ा स्कोर कम रह पाया है। मैक्सिमम ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रेशर बैठे होंगे। तो जो लोग भी ऐसा लग रहा है कि हम लाइन से थोड़ा नीचे हैं, तो पहली तो मेरी रियली मैं एज ए गुरु होने के नाते एज ए रिक्वेस्ट कि आपको डिमोरलाइज नहीं होना है। एक बात तो अगर हम बहुत हटके बात करें तो हर किसी का एक डेस्टिनेशन फिक्स है नेचर में। हाँ, हम अपने कर्मों से बदल तो सकते हैं उसे, लेकिन फिलहाल जहां जो जैसा जिसका एग्जाम हुआ है, अगर हमें फर्दर इससे कुछ सीखना है तो मैं आपको बहुत ही छोटे और कम शब्दों में मैं तुम्हें इसको बताना चाहूंगा। यस, तो मैं इस पेपर की एनालाइज करूं। क्वेश्चन नंबर 51, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12 के एमाइन, जो हमारा लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एमाइंस। तो यहां पूछा गया था कि एमाइंस कहां सेकेंडरी एमाइन नहीं बनेगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपको पता है ये जो CH3NC है यानी RNC, अगर हम इसका रिडक्शन करते तो ये रिडक्शन पे क्या बनाता है, RNHCH3। ये सेकेंडरी एमाइन है भाई, तो इसमें मेरा ये ऑप्शन चला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 52 पे आइए। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा गया, 14 ग्रुप एलिमेंट से, यानी कार्बन फैमिली से, और इतना सा क्वेश्चन पूछा है। हालांकि क्वेश्चन में ट्विस्ट ये दे दिया कि इसने इसको मैच कराना है। तो पहली बात देखिएगा, कोक ये कार्बन की एमरफस फॉर्म होती है और मेटलर्जी में रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में यूज होती है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी ए का जो है वो थर्ड चला जाता है। अच्छा, इसमें जो आसान था वो ये था कि डायमंड की हैबिटेट स्टेट sp3 होती है, तो ये काफी स्टूडेंट को एकदम मिल गया था ये वाला पार्ट। और एक दूसरी पार्ट क्या मिली जो 9-10 से बच्चा पढ़ता है कि ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। तो बी का फर्स्ट और डी का सेकंड, बी का फर्स्ट और डी का सेकंड ये रखा, देखो थर्ड वाले में देखिएगा, और ए का एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसका ऑप्शन ये चला जाता है। ये जो ठीक है, हमने कल भी इसको डिस्कशन में दिया है एक वीडियो, और मैं आज मेरा पर्पज सिर्फ ये है कि जो मैंने एनालिसिस किया, जो हम इतने सारे लोग मिलके बड़ी बड़ी कोचिंग और टीचर्स जो कह रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूं आपके सामने। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी सिर्फ ये है कि ये मैचिंग में आ गया है, अदरवाइज तो सिंपल क्वेश्चन है। यस, उसके बाद चलते हैं हम लोग 53। यस, 53 क्वेश्चन एस ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया, और एस ब्लॉक एलिमेंट में क्या है कि अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है, जब ये कोई भी मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व की जाएगी, इस सॉल्यूशन के अंदर, ये लिक्विड अमोनिया का सॉल्यूशन है भाई, तो ये क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, और ये इलेक्ट्रॉन एज अ अमोनिएटेड यानी अमोनियम आयन इसे ऐसे रिसीव करते हैं, सपोज एन मोल, और ये भी एज अ अमोनियम आयन के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो जो ब्लू कलर होता है वो इसकी वजह से होता है। तो पहली बात ठीक है, मेटालिक सोडियम डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग अ डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा, पैरामैग्नेटिक क्या है, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है, तो ये पैरामैग्नेटिक है, और ब्लू कलर इसी की वजह से। लेकिन जो रीजन लिखा है वो गलत लिखा है। रीजन लिखा है द डीप ब्लू सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, ये गलत है यार। एमाइड तो ये रिएक्शन होगी ना, Na प्लस अमोनिया गिव्स NaNH2 प्लस हाइड्रोजन। नहीं भैया, यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, इसलिए डीप ब्लू कलर नहीं आएगा और पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो गया, असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लास 11th का पोर्शन है, जब हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, एक सैंपल लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें एलिमेंट का डिटेक्शन कर रहे हैं। तो दिस इज द डिटेक्शन टेस्ट ऑफ एलिमेंट, और यहां पे लेसाइन केमिस्ट्री बहुत पॉपुलर है। तो जब किसी सैंपल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर दोनों होते हैं, अगर किसी सैंपल में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों होते हैं, तो इसका लेसाइन एक्सट्रैक्ट बनता है NaCNS।
और जब इसे आयरन के साथ टेस्टिंग करते हैं तो ये यहां पे ये चला जाता है, ये रेड कलर इसी की वजह से आता है। फोर्थ नंबर, तो इस क्वेश्चन को अगर हम एनालिसिस करें तो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब मेमोराइज करना है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे क्लास 12th का स्टूडेंट बोर्ड लेवल पे भी अच्छे से कर पाता है। क्या गिवन है? कंडक्टिविटी गिवन है कापा, और क्या गिवन है? रेजिस्टेंस यानी जी गिवन है। तो सेल कांस्टेंट निकालना है, बहुत आराम से आंसर आ पा रहा है। नेक्स्ट, मैं केवल वो क्वेश्चन बताऊं जो आपको पता है कि हाँ वो डिस्कशन लायक है। यस, 56 केमिकल काइनेटिक्स, अच्छा सवाल है। कहता है कि रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब ये वो ऐसा क्वेश्चन है जो आपको रैंक की लाइन में ले आता है। ये वही स्टूडेंट इसे अटेम्प्ट करेगा जिसको पता है कि हाँ यार वो वाकई में वो अच्छा बच्चा होगा। अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, गलत, क्योंकि भैया अगर किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो तो K इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस A अपॉन RT। अगर एक्टिवेशन जी जीरो है तो K A के बराबर हो जाएगा, और इसका यह मतलब है कि जितने कॉलिजन है सारे इफेक्टिव कॉलिजन है। नहीं भाई, हार्डली 2 और 3 कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन होते हैं, और ये तो कह रहा है सारे कॉलिजन, तो ये तो गलत है, ये गलत। हाँ रीजन ठीक है, क्योंकि इसने लिखा है एक्टिवेशन जी की डेफिनेशन लिखी वो ठीक लिखी है, तो A गलत, R ट्रू। वेरी गुड, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहां से आया है? ये सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 के पोर्शन से पूछा गया। हालांकि सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 के सिलेबस से हटा रखा है, लेकिन हमें इसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में ही है। तो इसमें हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस देखनी थी। जिस स्टूडेंट ने लर्न किया है इसको वो कर देगा, और जिन्होंने लर्न नहीं किया वो नहीं करेंगे। अगर मैं भी इसे ना पढ़ गया हूं तो मैं भी नहीं से कर सकता। तो ये तो फैक्ट है यार, फैक्ट। तो क्वेश्चन 4 इसका आंसर जो मैंने अपलोड किया आंसर की चेक कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, क्वेश्चन 58 में ये आपके क्लास 12 ऑर्गेनिक ये केवल स्ट्रक्चरल बेस्ड प्रॉब्लम है। ये एलाइलिक पोजीशन होती है। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट सैचुरेटेड कार्बन होता है वो एलाइल कार्बन होता है। सो दिस कार्बन इज एलाइलिक, सो ये एलाइलिक हैलाइड हो गया। हाँ, 59 क्वेश्चन। पहले क्या हुआ? नंबर 1 पे सेंडमियर रिएक्शन हुई। सेंडमियर के बाद क्या हुआ? ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन हुई, और ग्रिग्नार्ड के फॉर्मेशन एसिडिक हाइड्रोजन यानी बेंजीन। तो क्वेश्चन 59 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये अपने आप में एक अच्छा सवाल माना जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 3 चीजें एक साथ आ गई हैं। तो 59 को अगर मैं बताऊं, इसको मैं थोड़ा ऐसे बताने की कोशिश करूंगा। C6H5 ये क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। अगर हम इसमें CuBr/HBr डालें तो क्या हुआ? ब्रोमोबेंजीन बन गया, सेंडमियर रिएक्शन। और इसके अंदर फिर मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना, तो सीधे मैं ऐसा लिख सकता हूं C6H5Mg Br। और एक ब्यूटी अब आपको बताता हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रोल ये होता है, बेसिकली ये नॉन मेटल है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। और आपको ऑफ कोर्स पता है मेटल और नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड होता है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। और जब भी किसी नॉन मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर इसे कभी ऐसे कंपाउंड में डाल दे जाए एसिडिक हाइड्रोजन जैसे वाटर, तो ये हमेशा R क्या ले लेगा? H को ले लेता है। एसिडिक हाइड्रोजन को ऑलवेज ये हमेशा यही रोल प्ले करता है, RH बन जाता है। तो बताओ यहाँ R क्या है? C6H5, और यहां से H क्या बनेगा? C6H6। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आंसर चला जाता है 2। इसके बाद हम जाते हैं यस, ये चैप्टर 3 यानी सॉल्यूशन जो है ना, ओके यस। तो 60 जो क्वेश्चन है
वो सॉल्यूशन चैप्टर से आया, फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th, और ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन है। एसर्शन ठीक है, रीजन गलत है। तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी, यानी ये apparatus में यूज करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हीलियम की सॉल्युबिलिटी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। तो ये उस अकॉर्डिंगली आपने कर लिया, यानी A is true, R is false। नेक्स्ट है, यस, ये सॉलिड स्टेट का एक सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको देखा है कि ये ax by, आपको इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। ये कहता है साहब कि एक कंपाउंड है जो A और B से मिलकर बना है। B ने CCP पैकिंग दी है, मतलब FCC यूनिट सेल बनाई है, और FCC यूनिट सेल की रैंक 4 होती है, तो नंबर ऑफ B पर यूनिट सेल कितने हो गए? 4। तो इसमें 4 स्फीयर है, यानी इसमें जो टीवी होंगे वो 8 होंगे। तो A कहां पे गया? 1/3 ऑफ टीवी। और किसी यूनिट सेल में जितने मेन स्फीयर होते हैं उसके जस्ट डबल क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल वर्ड होते हैं। तो ये 8/3 आ गया A की वैल्यू। तो ये कहां आएगा? A कितना है? A है 8/3 पर यूनिट सेल, और B पर यूनिट सेल कितने हैं? 4। तो रेशियो क्या आएगा A/B का? 8/3/4, 4 से 2, तो क्या आएगा ये रेशियो A/B का? ये आएगा 2/3, मतलब A2B3। तो X की वैल्यू 2 और Y की वैल्यू 3, ये रखा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, ये 62 मेरे डिस्कशन का क्वेश्चन है ही नहीं है। ये बायोमॉलिक्यूल में जो डीएनए और आरएनए जो हमारे एसिड होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनके जो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। जिस स्टूडेंट ने इसको पढ़ा है वो कर लेगा, जिसने नहीं पढ़ा वो नहीं करेगा। मेरा टीचर भी कुछ नहीं कर सकता, जो टीचर भी इसको नहीं पढ़ेगा बुक को, वो कर ही नहीं सकता। तो इसमें कोई डिस्कशन का कोई मुद्दा है नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं। आंसर मैंने अपलोड कर ही दिए, यू कैन चेक द आंसर। यस, 63 एटॉमिक स्ट्रक्चर और क्वांटम नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये सिंपल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को वैसे हम m से डिनोट करते हैं, इन्होंने nm से डिनोट किया है, और इसमें ये रिलेशन होता है 2l+1। तो l की वैल्यू क्या आएगी? nm-1/2 फर्स्ट आ जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग में आ जाता है। उन्होंने पूछा है, हाँ, इस क्वेश्चन के बारे में जो लोग कहते हैं अरे बड़ा आसान सा है यार, 17 to 18 ईयर की एज में इस क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी फेस करेगा बच्चा हुई, ये क्या कह रहा है? Among the following the total number of species not having 8 electrons around central atom in its outermost shell। क्वेश्चन पूछा कहां ऑक्टेट नहीं है, यानी कहां आउटर मोस्ट शेल में 8 नहीं है। इसका मतलब 8 से ज्यादा वाले ढूंढने और 8 से कम वाले ढूंढने। यहां ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, और यहां 8 से ज्यादा हो गए। तो ये 3 स्पीसीज ऐसे हो गए जहां 8 से ज्यादा और 8 से कम है। तो इसका आंसर ये थर्ड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। ओके, ये क्वेश्चन सिर्फ लर्निंग बेस्ड है। आपको पता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग में, ये केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन है। नाइट्रोजन तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल 1 होता है, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन पे 1 होता है, जो हम डायटोमिक मॉलिक्यूल सेकंड पीरियड में पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन में क्या होता है? यहां चूंकि sp मिक्सिंग होती थी, तो यहां सिग्मा जो था उसकी एनर्जी थोड़ा ज्यादा होती थी, पाई की कम। तो ये रखा हमारा फर्स्ट आंसर। तो ये डिस्कशन का क्वेश्चन है ही नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 66। इस क्वेश्चन की एक ही ब्यूटी है, एक तो ये कि मुझे पाइरिडीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, और दूसरी अगर पाइरिडीन का स्ट्रक्चर पता है तो मुझे प्रॉपर उसकी बॉन्डिंग पता होनी चाहिए, तो मैं इसे कर लूंगा। जैसा कि मैं अगर कहूं इसके अंदर, यस, यह है पाइरिडीन, और मैं एक और एनालिसिस करना चाहूंगा आज,
जब मैंने इसको, देखिए मैंने ये पेपर कल डिस्कस कर चुका था और आई थिंक मुझे जहां तक लगता है कि मैंने ये पेपर सबसे पहले डिस्कशन किया था कल एग्जाम के तुरंत बाद 6 बजे मैंने आंसर की बना दी थी और मैंने बता दिया था। अब मैं इसमें देख रहा हूं इस क्वेश्चन में क्या करना, देख लीजिए आप। यस, पाइरिडिन ये स्ट्रक्चर है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था। एक बात ये ध्यान में रख लीजिएगा, इस पेपर को घर पे आके हो सकता है कुछ स्टूडेंट 100% सॉल्व कर दे, लेकिन घर पे आके सॉल्व करने से क्या होता है भाई, मुझे 3 आवर में सॉल्व करके आना है। 180 मिनट 180 क्वेश्चन। इट मींस अगर मैं केमिस्ट्री में जाऊं और मेरे 50 क्वेश्चन है तो मुझे वो 60 मिनट के अंदर सॉल्व करके आना है। अब यार इतने कम टाइम में कैसे करेगा बच्चा, बड़े लोग तक नहीं कर पाते उसको। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, अगर आप इसे पूरी काउंटिंग करेंगे तो भैया आपका ये क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को रोकेगा। क्या करना है, एक लॉन पेयर है इसमें बस, और कोई लॉन पेयर है नहीं। और देखो लॉन पेयर एक है कहां, थर्ड और फोर्थ में एक लॉन पेयर दिखाई दे रहा, बाकी में तो लॉन पेयर 0 0 लिखे हुए। क्या लिखा है, सिग्मा पाई एंड लॉन पेयर, तो लॉन पेयर यही है बस दोनों में। और फिर पाई देख लो, पाई 3 है, ये रखा है एक ऑप्शन थर्ड। तो जो स्टूडेंट या जो टीचर इसे पूरा काउंटिंग कर रहे हैं, सिग्मा भी गिन रहे हैं, पाई भी गिन रहे हैं, लॉन पेयर भी गिन रहे हैं, यार वो सिलेक्शन की रेंज से बाहर है। आपको वो ध्यान रखना है ना कि मुझे एक मिनिमम टाइम ड्यूरेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में भी 2 मिनट लगाए या 1 मिनट लगाए, तो यार बेहतर है ना इसको आप 15 सेकंड लगाइए और उस टाइम को ऐसे क्वेश्चन पे लगाइए ना जहां आपको ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है, यस ये क्वेश्चन हमारा, यस ये आ गया। और इस क्वेश्चन का ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये बच्चे के लिए एक मुश्किल आ रहा है। क्या बोलता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मेरा अपना तरीका है लोगों को बताने का कि जो बॉन्ड्स हैं उनको मैं 2 पार्ट में तोड़ देता हूं, फिजिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड को ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं और केमिकल बॉन्ड वो 2 टाइप के होते हैं, तो आयनिक एंड कोवेलेंट। तो इसमें ये तो है केमिकल बॉन्ड, इसकी बात तो नहीं कर सकते। और बाकी सारे ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फिजिकल बॉन्ड के एग्जांपल है, ए बी, बी बी, सी बी और ई बी। तो डी कहां नहीं है भाई, डी इसमें नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, अगर आप इसे सारे ऑप्शन, यार ये देखो ना कहां, यानी डी कहां कहां है, ए में इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, इसमें भी डी है। यार अकेला थर्ड है जिसमें डी नहीं है और मैं डी नहीं चाहता, तो वो ये आंसर है। ऐसे इस पेपर को आपके सामने इसलिए डिस्कशन नहीं किया जा रहा कि आपके सामने हम कोई अपनी स्मार्टनेस शो कर रहे हैं। ये केवल एक गाइडेंस पर्पज से आपको पेपर दिया जा रहा है कि पेपर को सॉल्व करने का मेथड क्या था। यार सॉल्व तो बहुत लोग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कैसे सॉल्व करना चाहिए था ताकि मेरा उतना टाइम बचे और उस टाइम को मैं वहां स्पेयर कर सकूं जिस स्पेयर में जो क्वेश्चन बड़ा बनाया गया है। तो ठीक है, इसकी ब्यूटी ये थी कि डी देख लो कहां नहीं है, बस हो गया। आगे चलते हैं। यस, इस क्वेश्चन को ये आया है मेरा हाइड्रोजन, जो मेरा टॉपिक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है। जिन्होंने हाइड्रोजन के, हाँ ये डी के बारे में, ये क्वेश्चन अपने आप में एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाता है, रैंक की तरफ ले जाता है। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कट ऑफ से बाहर आ जाएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल। यार वाकई में हाइड्रोजन एज ए रिड्यूसिंग मेटल यूज होता है। तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है और इसमें ये डी गलत है, डी गलत है और ई भी गलत है, ए बी सी ठीक है, ए 4th आंसर। आगे चलिए, मैं फिर आपको बार बार दिला रहा हूं, इस पेपर को आपके सामने सॉल्व करने का केवल यह पर्पज है कि मुझे किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, यानी मेरी सॉल्व करने की जो स्मार्टनेस है वो कैसे होनी चाहिए थी। और किसी भी एग्जाम पेपर को सॉल्व करने की स्मार्टनेस एग्जाम के दिन नहीं पैदा होती, वो आपने जो थ्रू आउट 365 डेज आपने जो प्रिपेयर किया और जब आपने टेस्ट अटेम्प्ट किए, उस टेस्ट के अंदर हर टेस्ट पेपर में आपको यह देखना था कि 60 मिनट का टेस्ट था और मैंने 60 मिनट में केवल इतने क्वेश्चन किए। मैं कहां प्रॉब्लम में हूं, कहां मेरा फॉल्ट है। यार हर क्वेश्चन इसलिए नहीं बनाया जाता कि तुम उसे सॉल्व ना करो, हर एक क्वेश्चन इसलिए भी बनाया जाता है कि तुम उसे उतने टाइम में सॉल्व करोगे कि नहीं करोगे। अगर तुमने उससे ज्यादा टाइम लिया तो तुम सिलेक्शन से फिर बाहर आ रहे हो।
ये कहने को तो कोई भी तैयार हो जाएगा कि ये तो बहुत आसान है। नहीं, मैं नहीं कहता यार ये आसान है। इस पेपर की ब्यूटी ये है, और जो एग्जामिनर्स हैं उनको तो मैं इसलिए सैल्यूट मारता हूं क्योंकि वो वाकई में बेचारे इतने जेंटल लोग होते हैं, इतने सोबर लोग होते हैं कि वो पेपर में टफनेस नहीं देखते, वो पेपर की ये ब्यूटी बनाते हैं कि पेपर को इतना कंसेप्चुअल अरेंज करते हैं कि जो लोग शांत दिमाग से और सही तरीके से बैठेंगे एग्जाम में वो इसको करते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते। प्रॉब्लम ये आता है। यस, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 69, ये पॉलीमर से पूछा है। नियोप्रीन ये एक सिंथेटिक रबर होती है, इसका मोनोमर क्लोरोप्रीन होता है। कल बल्कि मैंने क्वेश्चन में डिस्कशन में मुझसे गलत भी पढ़ा गया जल्दी में, कल हमने इसको नेचुरल रबर पढ़ लिया मैंने बाई चांस। अगर नेचुरल रबर होता तो ऑप्शन ही होता फोर्थ, लेकिन ये कैसी है? नियोप्रीन एक सिंथेटिक रबर है जिसका ऑप्शन 2 है, जिसका मोनोमर क्लोरोप्रीन है। सो ये एक मिस्टेक थी हमारी। यस, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ का है, इसको याद करना होता है। जो लर्न कर लेगा उस केमिस्ट्री ने ट्रैंक्विलाइजर पढ़ेगा या जो भी इस टॉपिक के कंटेंट है करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, जैसा इसका ऑप्शन हमने लिख दिया है। यस, फोर्थ लिखा है हमने। आगे आते हैं, ये पीरियडिक टेबल का क्वेश्चन है और ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा किस बात में है यार? ऑक्टेट पूरा कराना है तो ये तो लॉस करेगा और ये गेन करेंगे। ये कितना गेन करेगा? 1, ये 2 और ये 3, यानी सबसे ज्यादा निगेटिव एन पे आएगा और किसी पे जितना निगेटिव होता है उसका साइज उतना बड़ा होता है, और कैटायन उसका साइज और छोटा हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस क्वेश्चन में एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं ABCD और फिर बाद में क्वेश्चन पूछा है। देखो कैसा क्वेश्चन आसान होता है। ABCD केवल 4 ऑप्शन हो, आराम से कर सकते हैं, लेकिन यार पहले तो इन्होंने स्टेटमेंट लिखे हैं 4 और फिर पूछा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी जाती है। तो इसमें आपने पता एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इसने 2 लिखे हैं, तो ये तो गलत होगी बात, ये बात गलत। इलेक्ट्रॉन का मास ठीक लिखा है। ये आइसोटॉप की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, ठीक लिखी होती है। ये गलत है। न्यूक्लियन थोड़े ना बोलते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं। और ये तीसरा भी ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट पे आइए। यस, ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन करते हैं अल्कोहल से, तो इस क्वेश्चन में क्या होना था? रीअरेंजमेंट। पहले क्या बनता है? कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन बना था, यहां से प्रोटोनेशन होके ये चला गया, ये कार्बोकेटायन बना, फिर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट टू टर्शियरी कार्बोकेटायन, तो Br टर्शियरी वाले पे लगेगा। ये इसका क्वेश्चन का ब्यूटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अगर मैं इस क्वेश्चन पे जाता हूं तो ये क्वेश्चन भी वो लोग कर पाएंगे, वाकई में वो क्वेश्चन जो लोग ये ऐसे क्वेश्चन को करे होंगे वही रैंकर्स बच्चे होंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा सवाल है। Cu+2 की स्टेबिलिटी Cu+ से ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से होती है। यहां सिर्फ इतना गाइड करूंगा, जब हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो डी ब्लॉक में यानी जो फ्रेशर स्टूडेंट है या जो स्कोर से कम रह गए और फर्दर प्रिपरेशन करेंगे भाई, तो डी ब्लॉक में ये कंटेंट मैं आपको बता रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। वो 3 फैक्टर आप पढ़ लीजिएगा और ये सबसे खास बात होती है इस पूरे डी ब्लॉक की, तो इसलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी चला जाता है। नेक्स्ट आता है, ये एस ब्लॉक से क्वेश्चन है जहां पे हमने बायोलॉजिकल रोल पढ़ना है कैल्शियम और मैग्नीशियम का। एनसीईआरटी टू द पॉइंट है, आंसर फास्ट रखा है। अगर आप देखें तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मैंने पढ़ के गया हूं और मुझे याद है तो मैं कर दूंगा, और नहीं पढ़ के गया तो मैं नहीं कर सकता। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। यस, इस क्वेश्चन की ब्यूटी कहां छिपी है मैं आपको बता दूं। ये जिसने लिख दिया ना 2 मोल, मतलब सोडियम एसिटेट क्या कराना था? डीकार्बोक्सिलेशन और मीथेन बनना है, और मीथेन के 2 मोल का मास 32। तो ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिला के बना दिया। पहले डीकार्बोक्सिलेशन करा लिया,
और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना उसके 2 मोल। तो ये अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, क्योंकि इसमें 2 ऑर्गेनिक और मोल कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन किया गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको रैंक की तरफ लेके जाता है, सिलेक्शन की तरफ टेंड कराता है। नेक्स्ट है यस, ये क्वेश्चन एवरेज क्वेश्चन है। क्या पूछा है? लुइस एसिड अकेला रखा है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक सभी मोस्टली स्टूडेंट इसे कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, ये क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, इसे मैं एवरेज तो नहीं है लेकिन गुड क्वेश्चन कहूंगा, नॉट एक्सीलेंट। क्लीवेंशन रिडक्शन, CO को CH2 में बदल देता है, ये रखा हुआ। नेक्स्ट है यस, ये P ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया कि हायर ऑक्सीडेशन नंबर का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, लोअर का इंक्रीज होता है। और आपको पता है कि जो बोरोन फैमिली है तो कौन कौन मेंबर होते हैं वहां? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। जब स्टूडेंट एग्जाम में बैठा होता है ना, क्लास 12th वाला बच्चा, यार पहली बात तो उसे सारे P ब्लॉक में हर फैमिली के एलिमेंट याद नहीं हो सकते, बहुत कम स्टूडेंट को होंगे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यार ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन सा एलिमेंट है? तो इस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट है, एक तो वो ये है कि यार कितने लोग हैं जो एलिमेंट को याद करके जाते हैं? बहुत कम, जिन्होंने वाकई में ठीक से पढ़ा। तो इस क्वेश्चन में जो 2 प्रॉब्लम है, एक तो वो एलिमेंट देखो, ये थैलियम दे दिया, ये एल्यूमिनियम, ये इंडियम। तो ये खैर इनर्ट पेयर के इफेक्ट है था, ये +3 में +3 और +3 और ये साथ में +1 भी देता है, और +1 में लोअर जो मेंबर होता है किसी भी P ब्लॉक में, अगर आप बॉटम वाले मेंबर को देखें तो वो लोअर पॉजिटिव में ज्यादा स्टेबल होता है और हायर पॉजिटिव में कम स्टेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है भाई? ये क्वेश्चन आसान है, आपको होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स देखना जिसमें एक ही तरह के लिगेंड होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्वेश्चन HCl का कीटोन पे एडिशन है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन में यहां आके मुश्किल आई है बच्चों को। एडिशन होगा HCl का, यहां पे Cl लग जाएगा, यहां पे H लग जाएगा, फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और डिहाइड्रेशन होकर जो CN है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा COH में। यस, तो ये आ जाता है, ये एल्डिहाइड कीटोन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये 82 क्वेश्चन भी अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को भी जो कर पा रहे हैं, ये समझ लो वही बच्चे हैं जो रैंक होल्डर बच्चे होंगे, जो सिलेक्शन की साइड में। ये एक्सीलेंट क्वेश्चन माना जाएगा इस पेपर के अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या करना है आपको भाई? अलग अलग टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के बायल्स लॉ के चेक करना है। तो इसमें क्या करना था? किसी पार्टिकुलर, आप क्या करो, आपको एक कांस्टेंट प्रेशर पे, ये देखो, तो इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये है, इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये है, और इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये है। और कांस्टेंट प्रेशर पे V किसके प्रोपोर्शनल होता है? T के। यानी जहां V ज्यादा वहां T ज्यादा। तो जरा देखना, चूंकि ये 1/V है, 1/V का मतलब है ये V, यस, ये V1 लिख रहा हूं, ये V2 लिख रहा हूं, और ये V3 लिख रहा हूं, ये वॉल्यूम लिख रहा हूं, क्योंकि 1/V की फॉर्म में। T1 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 है, और T2 के कॉरस्पॉन्डिंग V2 है, और T3 के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V3 है। कौन सा वॉल्यूम बड़ा है? V3 बड़ा है, फिर V2 बड़ा है, फिर V1 बड़ा है, क्योंकि आपने 1/V का रखा है। भाई 1/V जब करते हो तो जहां V ज्यादा होता है वहां 1/V कम होता है। तो ये V कम है इसलिए तो 1/V यहां पे आ रहा है, और यहां पे ये वाला पॉइंट ज्यादा है। तो ये क्या है? V3 ज्यादा, और जहां V ज्यादा वहां T ज्यादा। तो V3 के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T3, ये रखा देखो T3 ग्रेटर देन। आगे आइए, यस, बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा। ये क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पे पूछा गया। लाइमस्टोन का एक सैंपल आपने लिया, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट केवल 20% है। तो यानी अगर मैं 100 ग्राम लूं तो 20 ग्राम तब कैल्शियम कार्बोनेट मुझे मिलेगा, लेकिन आपने तो लिया ही 20 ग्राम है। तो अगर आपने 20% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन का केवल 20 ग्राम लिया तो कैल्शियम कार्बोनेट तो 4 ग्राम ही उसमें। और कैल्शियम कार्बोनेट अगर टूटेगा तो देखिए कैसे टूटेगा भैया। कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकाल लो आप,
कितना कैल्शियम कार्बोनेट है? 4, और इसका 100। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। यानी जब आप 20 ग्राम सैंपल उठा दो, 20% उसके अंदर लाइमस्टोन है। अगर 20% लाइमस्टोन है, इसका मतलब अगर 100 ग्राम सैंपल लेते तो 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता, और आपने क्या लिया? 20 ग्राम का। ये तो कितना? 20/100 इंटू 20, तो कितना है? 4 ग्राम। तो कैल्शियम कार्बोनेट 4 ग्राम में मोल आ गए। और यहां देखो, अगर इसका 1 मोल है तो इसका भी 1 मोल बना। तो अगर इसके इतने मोल है तो CO2 के भी इतने ही मोल बने। तो CO2 के मोल कितने बने? इसको 0.04 लिख दो, तो यही CO2 के मोल बनेंगे। और CO2 के मोल अगर बने ये 0.04, तो CO2 के मोल को वेट में बदल देना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 44। यस, तो इस क्वेश्चन में ये था हमारा, ये ठीक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आसान है। ये क्वेश्चन आपको केवल एक लाइन में रख रहा है, ना आपको सिलेक्शन से बाहर कर रहा है, ना सिलेक्शन के अंदर लेके आ रहा है। यस, तो ये 9 टाइम हो जाएगा ये क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन 85, क्वेश्चन 85, ये क्वेश्चन आपको रैंक में लेके जा रहा है, ये आपके सिलेक्शन को डिसाइड कर रहा है। ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट नहीं कर सकता, क्योंकि इस क्वेश्चन को हर टीचर भी नहीं कर सकता। क्या लिखा है? एसर्शन डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी, ऑब्वियस बात है, ये सही फॉर्मूला लिखा है, ई ऑफ सेल, और ये एन पे डिपेंड करिए। जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतनी एनर्जी फ्लो होगी। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और ई ऑफ सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो एसर्शन करेक्ट है, और रीजन में ई ऑफ सेल इज एन इंटेंसिव, बिल्कुल ठीक, और डेल्टा इज एन एक्सटेंसिव, बिल्कुल ठीक लिखा, क्योंकि ये एन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये ए करेक्ट, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मैंने कहा इस क्वेश्चन को करने के लिए स्टूडेंट तो स्टूडेंट, आपके प्रोफेसर में भी कॉन्फिडेंस चाहिए। इसे हर आदमी ऐसे नहीं कर सकता, 4 बार पूछेगा अपने मित्र से। आइए साहब, आगे आइए। ये क्वेश्चन, इसमें ना टीचर कुछ कर सकता, ना बच्चा कुछ कर सकता, ये लर्निंग बेस्ड है। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप करेंगे। पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली से सवाल पूछा गया, 16 ग्रुप से, और ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर है। अक्सर 4-5 साल पहले ऐसे क्वेश्चन आया करते थे, अब ये बीच में बंद हो गए थे, लेकिन इस बार इन्होंने फिर इस क्वेश्चन को रखा है ऑक्सो एसिड पे। तो इसमें आपको सवाल की ब्यूटी क्या दे रही, जो आपको इसको इजी क्या बनाया? सल्फ्यूरिक एसिड, सबको स्ट्रक्चर जनरली बच्चे को पता है, और सल्फ्यूरस एसिड का पता होता है। इन दोनों के पता होने से आप इसे कर पा रहे थे क्वेश्चन को। यस, क्वेश्चन 87 फिर एक ऐसा क्वेश्चन है जो इसे करे वो सिलेक्शन की तरफ है, इसे हर स्टूडेंट नहीं कर सकता, इसके साथ प्रॉब्लम है। ये डी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्रांजिशन मेटल। आपको पता है ट्रांजिशन मेटल में जो 3D सीरीज है वही हमारे सिलेबस में स्कैंडियम +3 देता, +2 नहीं देता। लिखा बेचारे ने साफ साफ, स्कैंडियम को छोड़ के साफी +2 के ऑक्साइड बनाते हैं, एमओ। ये ठीक बात लिखी। आगे ये भी ठीक लिखिए, स्कैंडियम +3 से Mn+7 तक ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर। कहां गलती है इसके अंदर? यस, ये गलत है भाई। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है ना सेंट्रल एटम का, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, ना कि बेसिक। तो ये पॉइंट गलत है इसका, और ये ठीक है, एम्फोटेरिक इसको बना रहा है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? ए भी ठीक है, बी भी ठीक है, ई भी ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन आपको चेक करना था। ये गलत है, तो सी गलत है। यस, अब देखो कहां कहां सी, यहां भी सी है, यहां भी सी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या देखना? बी एंड डी ये रखा, और ए एंड ई। यस, तो मैं इसे ए एंड ई कर दूंगा, क्योंकि आप डी पे भी श्योर नहीं है। ए एंड ई, अरे ये तो पता ही है ना आपको यार, ये आप कंफर्म है, ये आप कंफर्म है कि ये एम्फोटेरिक होता है। तो जब आप ए और ई कंफर्म है तो आप झंझट में पड़िएगा मत। यस, नेक्स्ट आ जाइएगा। कौन से कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं? जहां चिलेटिंग लिगेंड होते हैं, ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये है यहां पे। नेक्स्ट, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं यहां पे। यस, या हकल रूल, 4n+2 कहां लग रहा है? इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, तो एंटी एरोमेटिक है। इसमें भी नहीं लग रहा है, इसमें लग रहा है, और इसमें लग रहा है। इसमें नहीं लग रहा है, बल्कि इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, ये प्लेनरी नहीं होता,
ये टब शेप में होता है, तो 4 आंसर आ गए। और ये सवाल 90 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी स्टूडेंट गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग हैं जो वॉइड की लोकेशन पढ़ के जाते हैं कि वॉइड कहां प्रेजेंट होता है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अगर मैं आपको बताऊं, वो एज के सेंटर पे होते हैं, और किसी भी यूनिट सेल की एक एज 4 यूनिट सेल में कॉमन होती है। तो चूंकि ये एज 4 यूनिट सेल में कॉमन है, तो इस वॉइड का हर यूनिट सेल के हिस्से पे 1/4 आएगा। ये इसलिए ठीक क्वेश्चन है। ये कहां, इसमें हम कहां गलती करते हैं? जब आगे से पढ़ाई करें जो बच्चे, ध्यान रहे, मुझे चीजों को सिस्टमेटिक वे में सारा पढ़ना होता है। तो ये लोकेशन ऑफ वॉइड के ऊपर क्वेश्चन था। यस, ये सीधा सवाल है। डेल्टा एच और डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में रिलेशन थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा जी आर टी। ये रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग है, जिसने बैलेंसिंग आती है वो कर लेगा। तो ये रखा आंसर 138। ये सवाल बहुत आसान, पहले केसी निकाल लो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करके, और रिलेशन लगा लो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आरटी लॉग केसी। क्योंकि केसी 10 आ गया तो लॉग 10 1 हो गया, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इसमें आर की वैल्यू 2 है, तो कैलोरी में आंसर ये रखा हुआ है। तो ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं, इस क्वेश्चन को मैं एवरेज क्वेश्चन बोलूंगा। यस, ये क्वेश्चन लर्निंग बेस्ड है। प्यूमाइस स्टोन सॉलिड सोल होता है, ये क्वेश्चन याद करने वाला सवाल है, सरफेस केमिस्ट्री से पूछा गया। हाँ, ये क्वेश्चन, ये आसान सवाल है, इसे मैं एवरेज क्वेश्चन तो नहीं बल्कि अच्छा सवाल बोलूंगा। हाँ, एक्सीलेंट नहीं बोलूंगा। तो ये क्या कर रहा है? टॉलरेंस रिएजेंट है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को नहीं करता, ये रखा। फिर आगे आता है, यस, ये ठीक सवाल है। पहले एल्डिहाइड का क्या हुआ? रिडक्शन। मैं इसे कर देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन से सवाल पूछा गया। पहले एल्डिहाइड का रिडक्शन तो क्या बना? ये बन गया भैया, तो ये ए है। दोबारा लिखता हूं इसे, ए क्या बना? ये बना ए रिडक्शन पे। फिर इसका क्या कर दिया? डिहाइड्रेशन, तो बी एल्कीन बना। फिर एल्कीन पे HBr का एडिशन कर दिया, तो एल्काइल हैलाइड बना, CH3 CH2Br। और फिर क्या करा दी? वुड्स रिएक्शन। फिर वुड्स रिएक्शन करा दी, सोडियम एंड ड्राई ईथर, पास बना। ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है। हाँ, दिस इज एक्सीलेंट क्वेश्चन, दिस इज एक्सीलेंट। क्या है यहां पे इस क्वेश्चन में? डिहाइड्रेशन। यार देखो, अगर इसके अंदर केवल सिंगल ऑल होते तो बात अलग थी, लेकिन इसमें डाइऑल भी है। तो ऐसा डाइऑल जहां पे, यस, यहां देखना, अल्फा से OH, बीटा से H, और इस अल्फा से OH और बीटा से H, तो यहां पे ना कॉन्जुगेटिव एल्कीन बन रहे, एक ये और एक ये। बाकी सब में कॉन्जुगेटिव नहीं बन पा रहे। कोई अल्कोहल जब डिहाइड्रेट होकर एल्कीन में पहुंचता है, तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे चेक करते हैं? पहली बात, अगर आपको काइनेटिक फैक्टर देखना है तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, लेकिन उससे भी ज्यादा होता है थर्मोडायनेमिक फैक्टर। मतलब ये देखो कहां एल्कीन ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो वहां वो रिएक्शन जल्दी फॉरवर्ड करेगी। तो अल्कोहल में अगर ये केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से आंसर आ जाता, लेकिन ये डाइऑल भी है, तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एल्कीन देखेंगे कहां ज्यादा स्टेबल बना। यस, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं कर सकता, ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। हाइड्रोजन चैप्टर वाटर की बात किया है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इसको अपना, ये गलत लिखा था न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर, ये गलत है और ये सही है। तो ये लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है। यस, इस क्वेश्चन को लोग खूब पढ़ाते हैं। ईथर में CO बॉन्ड क्लीवेज खूब पॉपुलर रिएक्शन है ये, HI क्लीवेज। और यहां पे आपको पता है ये ऑक्सीजन के लॉन पेयर से डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये बॉन्ड तो रप्चर हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही HI का O पे प्रोटोनेशन होता है, यहां से टूटेगा, यहां I आएगा और यहां H आएगा। यस, नेक्स्ट है 100। ये हमारा A पार्ट है इसका। ये हमें जब आयरन की मेटलर्जी हम पढ़ते हैं,
तो आयरन की मेटलर्जी में लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये तो था हमारा भाई, यस। ये आंसर की मैंने फाइनली वापस लेके आया। इस आंसर की को आप ये इस मेरे इस लेक्चर में ये आंसर की आपकी आ गई है। और इसके अलावा मैं मेरा सिंपल, वैसे माय नेम इज धर्मेंद्र पवार एंड आई एम IIT रूड़की अलुमनस एंड कलेक्टिवली विद द स्टूडेंट DP सर के नाम से मुझे कहते हैं। मेरा सभी स्टूडेंट या जो पेरेंट्स इसको देखें, नंबर 1 पे मेरा आप लोगों से एक सजेशन है, ये एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, जब हम ये कहते हैं कि सर किस चैप्टर से ज्यादा आता है, ऐसे सवाल मत पूछना किसी से कि इस चैप्टर से कितना आता है। नहीं, अगर ये पेपर वाकई में बनाने के लिए दिया जाता है तो इस पेपर में ये ध्यान रखा जाता है कि हम सब्जेक्ट को थोरो आउट एक्सपोज करना चाहते हैं। ये पेपर बनाने वाले की ब्यूटी यही होती है, उसकी स्मार्टनेस है ये कि वो थोरो आउट हर सेक्शन को इन्वॉल्व करेगा। क्योंकि अगर मेडिकल साइंस पे जाते हैं तो यार वहां जो रोल है वो हर सेगमेंट का रोल होता है। तो पहली बात ये नहीं आपने पूछना है कि किस चैप्टर से ज्यादा आता है, ये नहीं पूछना है। नंबर 2 पे आप किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करेंगे कि साहब मैं ऑर्गेनिक में लगा रहा हूं 4 महीने और मैं इनऑर्गेनिक को 15 दिन करूं। आपने देखा इस चैप्टर की क्या इसमें देखा, इस पेपर में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल लगभग ऑलमोस्ट इक्वल परसेंटेज में फोकस किया उस आदमी ने। तो ऐसा नहीं करना होता है, सिलेबस को थोरो आउट एक ऐसा नहीं करना है कि ऑर्गेनिक में हमने 4 महीने लगाए, फिजिकल में 3 लगाए और इनऑर्गेनिक में 1 महीना लगा दिया। नहीं, गलत बात यार। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन केमिस्ट्री है और मेडिकल साइंस में बहुत बड़ा रोल है उसका। तो कैसे आप उसे 1 महीना पढ़ते हो और बाकी को तुम 6 महीने पढ़ते हो? तो जो ऐसा पढ़ाते हैं वो भी गलत और जो इस तरह से पढ़ते हैं वो भी गलत। आप इक्वल एम्फेसाइज करेंगे। हाँ, ये तो होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें स्टडी बेस होती है, लाइक ज्योग्राफी, लेकिन पढ़ना उसे भी उतनी इंटरेस्ट के साथ होता है जितना आप ऑर्गेनिक एंड फिजिकल पे पढ़ते हैं। तो ओवरऑल इस पेपर को अगर मैं कहूं, ये पेपर अपने आप में एक ब्यूटी इसलिए रख रहा है क्योंकि उसने थोड़ा आउट एक्सपोज किया है। नंबर 2 पे कुछ चीजें हैं कि हाँ सर याद करने वाली, अरे भाई जब मेडिकल का एग्जाम दे रहे हो तो डॉक्टर्स को कितनी मेडिसिन रटनी पड़ती है, तो तुम इससे क्यों डर रहे हो कि मुझे ये लर्निंग मुझे याद करना पड़ रहा है इसमें? नहीं भाई, तो होगा ही होगा। आज आपका पूरा एग्जाम बायोलॉजी देख रहे हैं, कितना आपको याद करना होता है। तो इसमें ये पेपर अपने आप में, लास्ट ईयर भी अच्छा पेपर, ये भी बहुत अच्छा पेपर पूछा गया और ये मुझे अच्छा लगा इस पेपर को। और मेरा आप लोगों से जो मैं आपको एक हेल्प करना चाहता हूं वो यही कि आप सब्जेक्ट को A से लेके Z तक लाइन टू लाइन पर डालिएगा। सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है, मुश्किल इस बात की है कि हम वो तो 365 डेज हैं, उन्हें कैसे मैनेज करते हैं। और ये लोग कहते रहे कि यार ऐसे मैनेज करना, ऐसे मैनेज करना। अरे कहना अलग होता है भाई, जब तुम इस उम्र में थे तुम मैनेज कर पाए थे? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क यार, एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी गाइडलाइन दे सकता हूं। अगर आपका ये बैलेंस है तो आप ये कर सकते हैं, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। और इसके बैलेंसिंग का एक स्टेप मैं देता हूं। मेरे इस भारत में जिसको एंशियंट जो हमारे वेस्टर्न कल्चर है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज है, वो इंडिया को एक वक्त ऐसे सलाम करते थे। किस बात के लिए? क्योंकि इंडियंस जो होते थे वो देखते वो कितना कल्चरल होते थे। और हमने क्या खोया है यार, हमारा स्टूडेंट जो गुरुकुल में रहता था सुबह 5 बजे उठ के वो कम से कम इस जगत में जो सुबह होती है सुंदर, इसको वो फ्रेश एयर में घूमता था। इस माइंड की फ्रेश ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है। और आज का बच्चा हमारा क्या करता है, वो रात 12-1 बजे लेट सो के सुबह 8 बजे उठने की कोशिश करता है। भाई नहीं, ये प्रॉब्लम तो यहां से शुरू हो चुकी है। एक हेल्दी माइंड मुझे चाहिए, और अगर हेल्दी माइंड है तो जो लिखोगे ना टाइम टेबल उसे फॉलो करोगे, वरना लिखते कुछ हो और करते कुछ हो। तो ये आप लोगों से, और कोशिश करिएगा टू बी द पार्ट ऑफ क्लासरूम।
कोशिश करिएगा नेचुरल वे में चलने की। किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है। आपको पूरे साल क्लास जाना चाहिए, बेहतर आपको टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए, टीचर का अपने रिगार्ड करना चाहिए। नहीं यार, ये सारा होना चाहिए। आप ऐसा नहीं एक कमरे में बैठ के मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हैं। व्हाट इज दिस यार? आप कमरे में मोबाइल से देख के पढ़ने के लिए नहीं आए, आप इस जगत में जीने के लिए आए। वो आपको करना चाहिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये ठीक हो जाएगा तो किसी के कहने की कोई जरूरत नहीं, आप अच्छा बेहतर कर लेंगे। मैं नेक्स्ट और मेरा प्लान है कि मैं अब एज ए सोशल वर्कर और अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए एज अ गाइडलाइनर काम करूंगा, एज ए गुरु काम करूंगा और आप लोगों को ये सपोर्ट मैं हमेशा देता रहूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।